कहानी की शुरुआत में ताइसू को दिखाया जाता है जो पूरे 10 साल बाद जेल से छूटा था और अब वो अपनी अडॉप्टेड मॉम के पास जा रहा था। वो पहले एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था पर अब उसने गैंगस्टर की जिंदगी छोड़ दी थी। वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसके पास एक डायरी थी जिसमें वो उन कामों को लिखता था जो वो बाद में करेगा और फिर उन कामों को पूरा करने के बाद वो उन्हें काट देता था। इसके बाद वो अपनी अडॉप्टेड मॉम से मिलने पहुंचा जहां उसकी माँ एक सनफ्लावर नाम का रेस्टोरेंट चलाती थी, पर इस वक्त वो यहाँ नहीं थी। उसे यहाँ अपनी स्टेप सिस्टर किम मिली जिसने उसे बताया कि उसकी मॉम अभी यहाँ नहीं है, वो शाम को आएंगी। इसलिए तब तक उसने ताइसू को पब्लिक बाथरूम में नहाकर आने के लिए कहा। इसके बाद ताइसू नहाने के लिए पब्लिक बाथरूम में चला गया जहां वो अपना सामान रखने के लिए लॉकर खोलने लगा तो वो उसकी चाबी को देखकर कंफ्यूज हो गया और बार बार उससे लॉकर को खोलने लगा, जिसे ऐसा करते हुए देख पास ही में एक बैठे आदमी को परेशानी होने लगी और वो ताइसू के ऊपर चढ़ गया। वो उसे भोला वाला समझकर उसे धमकाने लगा, लेकिन जैसे ही ताइसू ने अपने कपड़े उतारे तो उसके टैटूज को देखकर उस आदमी का मुंह निकल गया। ताइसू की शक्ल भले ही मासूम थी पर उसके टैटूज से पता चल जाता था कि वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। इसी बीच दूसरी तरफ कुछ गैंगस्टर एक लड़की को बीच रोड पर धमका रहे थे जिसे पुलिस वाले भी देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे आप लोग सब्सक्राइब बटन को करते हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। खैर ये गैंगस्टर शहर के दो सबसे बड़े गैंगस्टर चैंग और यांग के आदमी थे जिनके ऊपर पॉलिटिशियन पुनू का हाथ था। इसी वजह से पुलिस वाले भी इनकी गुंडागिर्दी को इग्नोर कर रहे थे। इसके बाद चैंग को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के सामने चौड़ा हो रहा था, पर तभी यहाँ उससे मिलने ताइसू पहुँच गया, जिसे देखकर चैंग थर थर कांपने लगा क्योंकि ताइसू उसका पुराना दोस्त था और उसे पता था कि ताइसू कितना बड़ा खतरनाक गैंगस्टर है। इसलिए वो यहाँ उससे बड़ी इज्जत से बात करता है, पर ताइसू तो यहाँ बस उसका हाल चाल जानने के लिए आया था। जिसके बाद वो शहर के दूसरे गैंगस्टर यांग से मिलने के लिए पहुंचा। चैंग और यांग दोनों ही पहले ताइसू के आगे पीछे घुमा करते थे, पर अब ताइसू पूरी तरह से बदल चुका था, जिसे देखकर यांग भी हैरान था। इसलिए उसने अपने आदमियों को ताइसू पर नजर रखने के लिए कहा क्योंकि वो जानना चाहता था कि जो ताइसू पहले पूरे शहर पर राज करता था वो आज इतना सीधा और एक आम जिंदगी क्यों जी रहा है। इसके बाद शाम को ताइसू अपनी माँ के रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। भले ही ताइसू उनका सगा बेटा नहीं था पर फिर भी वो उसे अपने सगे बेटे की तरह मानती थी। अब यहाँ सबसे पहले ताइसू उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है जिस वजह से वो जेल में गया था। वो वजह क्या है वो हमें आगे पता चलेगी। इस पर उसकी माँ कहती है उसने बहुत पहले ही उसे माफ कर दिया है। वो ताइसू के आने से बहुत खुश थी और उसे बहुत प्यार करती थी, पर उनकी बेटी किम को वो कुछ खास पसंद नहीं आया। वो उसके भोले वाले चेहरे को देखकर उसे कमजोर और डरपोक समझ रही थी। फिर रात में सोने के टाइम ताइसू ने डिसाइड किया कि वो अब से ना किसी से लड़ेगा, ना शराब पिएगा और ना ही कभी रोएगा। फिर अगले दिन हमें पॉलिटिशियन पुनू को दिखाया जाता है जो मार्केट में अपना प्रचार और लोगों से झूठे वादे कर रहा था ताकि वो लोग उसे वोट दें, पर असल में तो वो बहुत बड़ा कमीना था। वो गरीबों को छूने के बाद टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करता था और उसका असली मकसद तो इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में करना था। दूसरी तरफ उधर ताइसू पुलिस स्टेशन में सिग्नेचर करने के लिए गया था जहाँ उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आया जिसने ताइसू को शहर छोड़ने की सलाह दी क्योंकि वो पहले एक गैंगस्टर था, जिस वजह से वो कुछ लोगों की आंख में खटक रहा था। पर ताइसू ने उसे समझाया कि वो अब बदल गया है और वो एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहता है। जिसके बाद ताइसू डॉक्टर के पास अपने टैटूज को निकलवाने के लिए गया क्योंकि टैटूओं की वजह से उसे लोग गैंगस्टर समझ रहे थे और वो बेफालतू में उससे डर रहे थे। पर डॉक्टर ने उसे कहा ये टैटू वो ना ही निकाले तो बेहतर है क्योंकि उन्हें निकलवाने के चक्कर में वो खुद बिक जाएगा और टैटू के निशान भी पूरी तरह नहीं जाएंगे। इसके बाद वहाँ ताइसू की माँ पुनू के पास गई जहाँ पुनू उनका सनफ्लावर रेस्टोरेंट खरीदना चाहता था क्योंकि वो उस जगह पर मॉल बनाना चाहता है। उसके आसपास के सभी लोगों ने उसे अपनी जमीनें दे दी थी, पर ताइसू की माँ अपना रेस्टोरेंट किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहती थी। लेकिन पुनू मानने वाला कहाँ था। वो किसी भी हालत में ताइसू की मॉम के रेस्टोरेंट को अपने कब्जे में करना चाहता था। अब अगले दिन ताइसू को एक गैरेज में नौकरी मिल गई जहाँ वो बड़ी मेहनत से काम करने लगा। जिसे उस पुलिस वाले ने देखा तो वो पूरी तरह से हैरान था। उसने अपने साथी को बताया कि जब वो ताइसू के साथ स्कूल में था तो वो उसे बहुत बुली करता था और फिर वो बाद में एक गैंगस्टर बन गया जिसके आगे पीछे चैंग और यांग दोनों ही दुम हिलाते थे। उसने बताया कि ताइसू जब शराब पी लेता था तो वो एक जानवर बन जाता था जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता। एक बार उसे अकेला देखकर उस पर 6 लोगों ने हमला कर दिया था, पर ताइसू ने उन्हें अकेले ही कुत्ता बनाकर मारा। ताइसू के जेल जाने के बाद सबको लगा था कि चैंग और यांग दोनों ही शहर पर राज करेंगे, पर वो दोनों सिर्फ पॉलिटिशियन पुनू के पालतू कुत्ते बन के रह गए। अब अगले दिन ताइसू अपनी बहन किम को लेने के लिए उसके कॉलेज में गया जहाँ उसे किम की इंग्लिश टीचर ने पहचान लिया। दरअसल वो दोनों ताइसू के जेल जाने से पहले रिलेशनशिप में थे। वो उससे जेल में मिलने के लिए भी आती थी, पर ताइसू उससे मिलना नहीं चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और अब ताइसू खुश था कि वो एक टीचर बन गई है।
जिसके बाद ताइसू किम को लेकर यहाँ से चला जाता है, जहाँ रास्ते में किम को एक मीडिया प्लेयर पसंद आया, पर वो उसे खरीद नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत महंगा था। फिर ये दोनों जब दुकान में सूजी खा रहे थे तो तब इधर किम का आशिक आ गया, जिसने किम को ताइसू के साथ देखकर ताइसू को मारना शुरू कर दिया। किम उसे पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पड़ा था। ताइसू ने ना लड़ने की कसम खाई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा था। और यहाँ किम का आशिक उसे कमजोर समझकर उसे अपने आदमियों के साथ बहुत कूट रहा था, जिससे ताइसू की शर्ट फट गई। और फिर जब इन लोगों ने उसके टैटूज को देखे तो इनकी सारी हेकड़ी निकल गई, जिसके बाद ताइसू किम को यहाँ से ले गया। दूसरी तरफ वहाँ पॉलिटिशियन पुनू ने चैंग को सनफ्लावर रेस्टोरेंट बंद करवाने के लिए कहा, जिसके बदले में वो उसे शहर के सबसे बड़े नाइट क्लब को दे देगा। जिसे सुनने के बाद चैंग अपने आदमियों के साथ तुरंत सनफ्लावर रेस्टोरेंट में पहुँच गया और वहाँ तोड़फोड़ मचाने लगा। पर जब उसने यहाँ ताइसू को देखा तो उसने जल्दी से घबराकर अपने आदमियों से रुकने के लिए कहा, जिसे देखने के बाद ताइसू ने चैंग की गर्दन पकड़ दी और उसे कहा कि आज के बाद यहाँ आ मत जाइयो, नहीं तो आएगा 2 पैरों पर और जाएगा 4 कंधों पर। तो फिर चैंग ने उससे माफी मांगी और अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चला गया। अगले दिन अब ताइसू को काम करते हुए 1 महीना हो चुका था, तो वो अपनी माँ के लिए जूतों की एक जोड़ी और अपनी बहन के लिए वही कैमरा लाया था जिसे वो खरीदना चाहती थी, जिससे अब उसकी माँ बहुत इमोशनल हो जाती है। तब ताइसू उन्हें गले लगा लेता है। इसके बाद अगले दिन किम को ताइसू की वो डायरी मिल गई, जिसमें उसने अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाना भी लिखा था। तो फिर ताइसू अपनी माँ और बहन के साथ पिकनिक पर जाता है, जहाँ वो लोग एक सुखी परिवार की तरह एंजॉय करते हैं और साथ में एक फोटो भी खींचते हैं। फिर अगले दिन ताइसू अपने पुराने दोस्त ब्यूंगजिन से मिला, जो पॉलिटिशियन का राइट हैंड था। उसने ताइसू को पुनू का पूरा प्लान बताया कि वो उसकी माँ का सनफ्लावर रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है, क्योंकि वो वहाँ पर एक मॉल बनाना चाहता है। पर उसकी माँ किसी भी हालत में अपना रेस्टोरेंट बेचना नहीं चाहती है, इसलिए पुनू उनके साथ कुछ भी कर सकता है, तो वो उन्हें संभल कर रहने के लिए कहता है। अब अगले दिन चैंग पुनू के कहने पर फिर से अपने आदमियों के साथ सनफ्लावर रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां वो तोड़फोड़ मचाने लगा और उसने ताइसू की माँ को भी धमकाया कि वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर दे। तभी इधर किम भी पहुंच गई, जो ये सब देखकर सीधे ताइसू को बताने के लिए गैराज पहुंची और उसे सारी बात बताई, जिसे जानकर ताइसू तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचा। तो वहां से चैंग अपने आदमी को लेकर जा चुका था और उसकी माँ रेस्टोरेंट की सफाई कर रही थी, जिसे देखने के बाद ताइसू पॉलिटिशियन पुनू के पास पहुंच गया, जहां उसने पुनू से रिक्वेस्ट की कि उसकी माँ का रेस्टोरेंट वो छोड़ दे और वो उन्हें परेशान न करे। पर पॉलिटिशियन उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने उल्टा ताइसू को ही जॉब ऑफर की और कहा अगर वहाँ मॉल बन गया तो वहाँ वो नौकरी कर सकता है। पर ताइसू ने उसे कहा कि वो अपनी नौकरी से बहुत खुश है, उसे उसकी नौकरी नहीं चाहिए। उसने कहा वो अपनी गैंगस्टर वाली जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ चुका है, वो उसे मजबूर ना करे कि उसे दोबारा गैंगस्टर बनना पड़े। जिससे अब पुनू ने उसे फंसाकर दोबारा जेल भेजने का प्लान बनाया, क्योंकि जब तक ताइसू है वो उस रेस्टोरेंट को खाली नहीं करा पाएगा। जिसके लिए वो अब अगले दिन ताइसू को पिटवाने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। उसका प्लान था कि जब वो लोग उसे मारेंगे तो ताइसू भी उनसे बचने के लिए लड़ेगा, तब वो उसे मारपीट करने के जुर्म में जेल भिजवा देगा। लेकिन यहाँ ताइसू उन लोगों के साथ नहीं लड़ता, वो लोग यहाँ उसे बहुत मारते हैं, यहाँ तक कि वो गैराज के ओनर को भी मारते हैं। पर फिर भी ताइसू उनसे नहीं लड़ता, जिस वजह से पुनू का यह प्लान फेल हो चुका था और फिर वो लोग उसे मार पीट कर यहाँ से चले गए। फिर उसी रात रेस्टोरेंट में किम का वही आशिक आ गया, जिसे अब ताइसू के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसने ताइसू की माँ से कहा कि तुम अपने ही बेटे के हत्यारे को गोद कैसे ले सकती हो और उसके साथ एक परिवार की तरह कैसे रह सकती हो, जिसे यहाँ किम ने भी सुन लिया। तब उसने किम को बताया कि ताइसू वही है जिसने 10 साल पहले उसके भाई को मारा था, जिसे जानकर किम पूरी तरह से हैरान हो जाती है, जिससे उसे ताइसू पर बहुत गुस्सा आया। उसने रात में अपनी माँ से पूछा कि उन्होंने उसके भाई के कातिल को गोद क्यों लिया। तब उसकी माँ ने उसे सारी कहानी बताई। दरअसल किम का भाई एक बदमाश और नशेड़ी था, जो उस टाइम पर एक लोकल गैंगस्टर के लिए काम करता था और इसी के चलते वो एक दिन ताइसू के साथ भिड़ गया और वहाँ ताइसू उसे जानबूझकर मारना नहीं चाहता था, पर उससे गलती से वो मारा गया। उसके मरने के बाद ताइसू को बहुत पछतावा हुआ। उसने उसकी माँ से रोते हुए घुटनों में बैठकर माफी मांगी, जिसे पछतावे में रोता हुआ देख उनका दिल पिघल गया और उन्होंने उसे अपने बेटे के रूप में अपना लिया। वो जानती थी कि ताइसू कोई बुरा इंसान नहीं है, अगर वो उनके साथ रहेगा तो उसे एक फैमिली मिल जाएगी और उन्हें उनका खोया हुआ बेटा, जिसे जानने के बाद अब किम भी समझ गई और वो ताइसू से मिलने के लिए गई, जहाँ ताइसू ने उससे अभी भी उसके भाई की मौत के लिए माफी मांगी और कहा कि अगर वो चाहती है कि वो यहाँ से चला जाए तो वो यहाँ से चला जाएगा। पर किम ने उसे जाने से मना कर दिया। वो उसे उसका भाई बनकर यहीं रुकने के लिए कहती है। उसने अपने भाई के बारे में बताया कि उसका भाई बहुत बड़ा कमीना इंसान था, जो पैसों के लिए अपनी माँ को भी मारता था। जिसके अगले दिन अब पॉलिटिशियन के कहने पर किम के आशिक ने उसे पत्थर मारकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जिसके बाद अब ताइसू की माँ ने अपना रेस्टोरेंट बेचने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि उनकी बेटी पर हमला हुआ था।
इसके बाद ताइसू पुनु के पास गया और उसने उसे बताया कि वो लोग उनकी बात मान गए हैं और वो अपना रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार हैं। बस अब वो लोग इसके बदले में उसे और उसकी फैमिली को परेशान ना करें। लेकिन पुनु इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उसने ताइसू से उसका हाथ मांगा ताकि वो किसी से लड़ ना पाए, जिसके बदले में वो उसकी फैमिली को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ताइसू उसकी बात मान गया, जिसका हाथ काटने के लिए पुनु ने अब अपने राइट हैंड ब्योंगजिन से ही कहा, जो ताइसू का दोस्त भी था। उसने ताइसू के हाथ को पूरी तरह नहीं काटा, सिर्फ उन नसों को काटा जिससे उसका हाथ किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन बाद में जब उसे छोड़ने के लिए गया तो उसने ताइसू को बताया कि उसका हाथ ठीक हो जाएगा। उसने वहाँ सिर्फ उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए ही उसका हाथ काटा था और कहा था कि अब उसका हाथ किसी काम का नहीं है। जिसके बाद ताइसू अपनी बहन किम को देखने के लिए हॉस्पिटल गया और उसने उसे कहा कि वो उसे और माँ को हर हालत में बचाएगा। इसी बीच वहाँ ताइसू की माँ को दिखाया जाता है, जो बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़ रहा था। तभी उसके पीछे यांग अपने आदमियों के साथ आ गया, जिसने ताइसू की माँ को जान से मार डाला और फिर जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगा लिया। उसने ये सब पुनु के कहने पर किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ताइसू अब लड़ नहीं सकता। जिसके बाद अब ये लोग ताइसू की माँ को लटका कर यहाँ से चले जाते हैं ताकि सभी को लगे कि उन्होंने खुदकुशी की है। फिर रात में ताइसू जब घर लौटा तो वहाँ वो अपनी माँ को लटका हुआ देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका अपना जो उससे बहुत प्यार करती थी सिर्फ वही थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से टूट चुका था। और अब पुनु ने उनका रेस्टोरेंट भी तुड़वा दिया था। अब इधर पहले तो ताइसू को यही लग रहा था कि रेस्टोरेंट के जाने की वजह से उसकी माँ ने खुदकुशी की होगी, पर तभी उसे यहाँ अपने माँ के जूतों के बीच में यांग के कान की बालियां दिख गई, जिससे उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ को यांग ने ही मारा है। जिसे जानने के बाद अब ताइसू ने रोते हुए इतनी शराब पी जब तक कि उसे पूरी तरह नशा नहीं हो जाता, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो उसकी मौत का दुख सहन नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पुनु रेस्टोरेंट मिलने की खुशी में चैंग और यांग के साथ पार्टी कर रहा था, जहां उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये आवाज ताइसू की थी। ताइसू ने कहा कि मैंने कसम खाई थी कि ना मैं कभी रोऊंगा, ना शराब पीऊंगा और ना ही कभी लड़ूंगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे फिर से वही इंसान बनने में मजबूर कर दिया है जिसे मैं भुलाना चाहता था। तभी उसे यांग ने कहा कि तुम्हारी माँ की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। तब ताइसू ने उसकी बाली उसके मुंह पर फेंक दी और फिर अपनी माँ की कसम खाई कि वो इन सबको आज इसी जगह पर मौत के घाट उतार देगा। जिसके बाद उसने सभी से पूछा कि तुम में से किम पर किसने हमला किया था। तो यहाँ पर किम का वो आशिक भी था जिसने उसे ईंट मारकर हॉस्पिटल पहुंचाया था और वो चौड़ में ताइसू से कहने लगा, मैंने ही उसे मारा था, क्या कर लेगा तू। उसे लग रहा था कि ताइसू का हाथ कटा है तो वो नहीं लड़ पाएगा। अब ये सुनने के बाद ताइसू ने ब्योंगजिन को यहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि उसने उसका हाथ नहीं काटा था। तो ब्योंगजिन यहाँ से चुपचाप चला गया। जिसके बाद ताइसू ने किम पर हमला करने वाले को ठिकाने में लगाया और फिर गेट पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी ताकि कोई भी यहाँ से बाहर न जा पाए। इसके बाद वो इन सब के साथ लड़ने लगा और वो लोग उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पा रहे थे। अब लड़ाई के बीच में उसके हाथ चैंग भी लग गया, जिसे उसने एनिमल वाली स्टाइल में मार डाला। जिसके बाद उसके सामने यांग आ गया जिसने ताइसू को चाकू मार दिया था, पर चाकू लगने के बाद भी ताइसू ने उसे नहीं छोड़ा और उसे उसी तरह गला घोटकर मारा जैसे उसने उसकी माँ को मारा था। अब इस तरह का खूनी मंजर और ताइसू का रुद्र रूप देखकर इन सब की रूह भी कांप गई थी और वो लोग डर के मारे उससे दूर भागने लगे थे। पर ताइसू उन सबको मारते हुए पॉलिटिशियन पुनु के पास पहुंच गया, जहां उसने उसके इतने टुकड़े किए कि कभी गिना भी ना जाए। जिसके बाद वो जख्मी हालत में थक हार कर बैठ गया और अपनी माँ के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करने लगा। फिर आखिर में हमें किम को दिखाया जाता है, जो अब मैथ में टॉपर बन चुकी थी। उसके पास ताइसू की डायरी थी जिसमें वो भी ताइसू की तरह अपने टास्क लिखती थी और उन्हें पूरा करने के बाद उन्हें काट देती थी। और यहीं पे कहानी दी एंड।